नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। कहते हैं लबो हुमाद के जुल्मत कदों से निकलो अब, लबो हुमाद के जुल्मत कदों से निकलो अब, दिलों को हाथ में लो, आसमां की बात करो। इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों से सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं। आपको इससे पहले बता दूं कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सुझाव इसी तरह से हमें देते रहें, हम तक अपनी बातें आप पहुंचाते रहें, ताकि आपकी बातों को हम जनता तक पहुंचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे बड़ी खबर आज की हमारे पास आ रही है। भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी महिला को फांसी पर लटकाया जा रहा है, और इसका फैसला हो चुका है। राष्ट्रपति ने भी जो है इस पे मुहर लगा दी है, और इसके बाद फैसला ले लिया गया है, एक महिला को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। आपको बता दूं विस्तार से कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली शबनम एक महिला है जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा, और उसके साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी पर लटकाया जाना है। आपको बता दूं कि शबनम और सलीम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये वाकया 2008 का है। 2008 में दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। आपको बता दूं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शबनम के घर वाले चूंकि मुस्लिम समाज में ही दूसरी जाति के थे, इसलिए शादी की परमिशन नहीं दी गई। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने का मन बना लिया, और दोनों ने मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या की, और हत्या करने के बाद बेरहमी से उन्हें दफन करने की भी कोशिश की। यानी 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से शबनम ने अपने पति सलीम के साथ मिलकर हत्या कर दी, और इसी हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, और फांसी बहुत जल्द ही दी जाएगी। हालांकि शबनम के वकील ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी, और ये कहा गया था कि इस फांसी को रोक दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी, और आखिरकार शबनम को फांसी होगी, और इसके लिए सारी तैयारी भी चल रही है। मथुरा जेल में फांसी हो सकती है शबनम को, और इसके लिए पवन जल्लाद को नियुक्त किया गया है। पवन जल्लाद अपनी तरह से तैयारी कर रहा है, और रस्सी भी खरीद ली गई है, और जैसे ही तारीख मुकर्रर होगी शबनम को फांसी पर लटका दिया जाएगा। और यह पहला मौका होगा भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में, जब एक महिला को फांसी पर लटकाया जाएगा। रानीगंज से अगली खबर आ रही है हमारे पास। रानीगंज के बरदही तालाब में एक लाश को जब लोगों ने देखा कि लाश तैर रही है पानी के ऊपर, तो लोगों के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए। आखिरकार लोगों ने इसकी खबर स्थानीय पुलिस को दे दी। पुलिस भी पहुंच गई यहाँ पर और तालाब के पास, और तफ्तीश में जुट गई। लाश को किनारे पर लाया गया, और किनारे लाकर देखा गया तो पता चला कि ये लाश उत्तम बाउरी की है। 35 साल के उत्तम बाउरी की लाश तैर रही थी बरदही तालाब में। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी मशक्कत के बाद उसकी लाश को किनारे लाया गया, और किनारे लाकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया गया। आपको बता दूं कि उसके भाई ने बताया हमारे संवाददाता को कि उत्तम बाउरी कुल 6 भाई थे, और 6 भाई रानीगंज के सालडांगा में रहते थे, और उत्तम बाउरी पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में जी रहा था। पता नहीं इसकी वजह कोई नहीं बता पाया, उसके परिवार के कोई भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि वह मानसिक तनाव में क्यों था, लेकिन वह मानसिक तनाव में जी रहा था, इस बात को स्वीकार किया गया। हालांकि वह अच्छा खासा काम कर रहा था। किस वजह से उत्तम बाउरी मानसिक तनाव में था, ये बातें सामने नहीं आई है। बहरहाल उसने खुदकुशी कर ली, और उसकी लाश को जब लोगों ने देखा बरदही तालाब में तैरते हुए, तो लोगों के होश उड़ गए, सनसनी मच गई पूरे इलाके में। और उसके परिजनों से हमारे संवाददाता ने बात की, और फिलहाल उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। ये 10 मिनट पहले मिला है, बौरीपाड़ा का था, कोका बोल के, कोका कोका उसको बोलता था। कब क्या है कुछ पता चला? क्या बोले, मतलब तो नहीं बता सकते हैं। फिर भी देख के क्या लगा? बॉडी देख के लगा कि कल का होगा। आज आप लोग जब यहाँ पर थे अचानक क्या देखे आप लोग? आज हम लोग देखे कि वहाँ पर एक बॉडी का माथा नज़र आ रहा, बस चूल नज़र आ रहा, थोड़ा सा भी कंधा नज़र आ रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया यहाँ से, तो पुलिस आया, तो पुलिस 2 लड़का मोहल्ले का ही 2 लड़का मिलकर निकाल के उसको फिर पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। बॉडी लेके गया पुलिस। जो डूबा था वो कहाँ का था? ऐसे बौरीपाड़ा का। क्या नाम था उसका? उसको ऐसे कोका कोका बोलता है, उसका नाम नहीं जानते हैं। बहादुर का भाई है। कितना उम्र होगा अंदाज कितना होगा? वही 35 पार ही होगा। क्या कुछ काम करता था? काम लेबर कुली ऐसे काम करता आदमी था। मजदूर आदमी था। आपका नाम? रजनीश प्रसाद। जगह का नाम? बरदही। रात को पानी में डूब गया था।
कहाँ पे डूबा था? बोर्डोई बरदई तालाब। तो कब डूबा था? কাল রাত্রে সন্ধ্যাবেলাতে দেখেছিল যে মানে আমাদের গ্রামে ছিল, দুপুরবেলার সময় কালে দেখেছিল। আজ সকালে আমরা তো সন্ধ্যাবেলা বোর্ডে যাই না, যাওয়া হয় না, কিন্তু তখন কিন্তু দেখতে পাইনি আমরা। আর তারপরে এখন সকালে শুনছিলাম যে এরকম আমার দাদা ডেড হয়ে গেছে। उत्तम बावरी। क्या करते थे? दिन मजूरी। शादीशुदा था? शादीशुदा था? हाँ शायद तीन बच्चा है, मेয়ে আছে, 3 মেয়ে। उनका वाइफ दूसरा घर में काम करता है। तो मैंने जो ये हादसा हुआ है, मैंने कारण क्या है? फैमिली कुछ ना किचु ना, मेंटेलिटी कुछ? हाँ थोड़ा मेंटेन में था, हल्का था। घर में मैंने বাইরে থাকতো, রাত্রে কোনো থাকতো না, রাত্রেও কাজ পেতো। রাজের মানে বিয়ের বাড়িতে ইয়েতে কাজে যেত, ক্যাটারিং কাজে যেত। लास्ट कब आपसे भेंट हुआ था? কালকে সন্ধ্যা দুপুরবেলার সময়। कल दोपहर में आपसे लास्ट भेंट हुआ था। फिर उसके बाद क्या पता चला सुबह में? তারপর এরকম চলে যায়, আমি রাত্রে কাজে যাই, কাজে চলে যায়, বিয়ে বাড়ি এই বাড়ি। সকালে খবর পাচ্ছি যে জল ডুবে মারা গেছে। वो जो डेथ किया आपका कौन हुआ? মেজো ভাই। टोटल आप लोग कितना भाई? 7 भाई। वो मेजो में था। नाम उनका? उत्तम बावरी। आपका नाम? शुभ बावरी। बाड़ी? শালডাঙ্গা বাউরিপাড়া রানীগঞ্জ। ये मोटामोटी 10-15 मिनट पहले ये गाछ के बराबर में थोड़ा दूर आगे में एक डेड बॉडी मैंने तैर रहा था। तो आदमी लोग देखा, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वहाँ से आया, मोहल्ला का 2 लड़का उसको टान के बाहर निकाला। तो पता लगा जी बावड़ीपाड़ा है, शालडंगा बावड़ीपाड़ा काली मंदिर है, वहीं का रहने वाला है। तो उसका नाम कोका बोलता है, लेबर का काम करता है। तो बहादुर बोल के जो वहाँ का है उसी का भाई है, ठीक है। बहादुर बोले तो उसी का भाई है, बहादुर का भाई, ठीक है। उसका नाम कोका है। तो शादीशुदा भी है। तो लग रहा लड़का बच्चा है, नहीं पता है, शादीशुदा है। तो आप लोग कब देखे थे यहाँ पर? हम लोग मोटामोटी 10-15 मिनट पहले देखा, आधा घंटा पहले। तो क्या मैंने भस रहा था या डूबा हुआ? ना भस रहा था। बॉडी जब डूबा हुआ तो कैसे पता चलेगा? जब भस रहा था तभी तो उसका माथा नज़र आया, तो आदमी इन्फॉर्म किया पुलिस को। फिर पुलिस आया, डेड बॉडी को उठा के थाना ले गया। क्या नाम है आपका? शंकर साहब, यहीं का बासिंदा? यहाँ के क्या बासिंदा। नाम है जगह का? एक बरदही जो जहाँ डूब रहा था तालाब को क्या नाम है? बरदही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी शबाब पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से यहां तैयारियां की जा रही हैं। चंद दिनों में ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यहां शुरू हो जाएगा महासमर। इसी के बीच एक बयान आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का, जो तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे और अब उन्होंने बयान दिया है हल्दिया में। उन्होंने कहा है कि तृणमूल के लोग ज्यादा बेकाबू न हो, क्योंकि 15 मई तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हो जाएगा और उसके बाद जो ज्यादा बेकाबू हो रहे हैं उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद यहां के छोटे वाहन चालकों में, मालिकों में काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है। छोटे छोटे वाहन चलाने वाले मालिकों ने आज यहां जमकर प्रदर्शन किया नियामतपुर इलाके में और प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन किराए में बढ़ोतरी अगर नहीं होगी तो इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। का यही मांग है, कम से कम 20 रुपये कुंटल पे इंक्रीजिंग किया जाए हर जगह पे। अच्छा, ये सिर्फ आज बड़ाकर में आप लोगों ने ही किया है या फिर और क्षेत्रों में भी किया है? नहीं, केवल बड़ाकर से, इस मंडी से जो भी गाड़ी जाता है, जो भी माल हम लोग वाहन कर रहे हैं प्रतिदिन, उसी जगह में किराए में वृद्धि करने के लिए हम लोग बोले हैं। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह आज लोडिंग बंद कर दिया है, ये कार्यक्रम आप लोगों का कब तक चलेगा? जब तक के भाड़ा नहीं बढ़ाया जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ फैसला ना ले, तब तक के हम लोग बंद कर रहे हैं, कार्य को स्थगित कर रहे हैं। 31 दिसंबर को हम लोग चिट्ठी दिए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसके बाद फिर 12 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोला हर एक गद्दी में चिट्ठी बांट दो, सभी गद्दी में चिट्ठी बांटे, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका नाम? सोमराज सिंह, ट्रांसपोर्टर। अच्छा, आप जिस तरह आज आप लोगों ने लोडिंग बंद किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस वही भारत तेल का जो दिन प्रतिदिन जो रेट बढ़ रहा है, उसी चक्कर में हम लोग नहीं पा रहे, सक नहीं पा रहे, इसी कारण बंद किया। या फिर आपका जो भाड़ा है वो बढ़ जाए या फिर तेल का कीमत घट जाए? नहीं, तेल का कीमत के साथ मेंटेनेंस भी तो बढ़ रहा है ना, गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ रहा है, सब कुछ का, टायर का, पेपर का सब मेंटेनेंस बढ़ रहा है। तो
तेल का एवज से ही हम लोग मैंने सब कुछ अब ये लेंगे। आपका नाम? मेरा जीतू गुप्ता। आज आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग को सर बात ऐसा है कि हम लोग को यहाँ ढंग का भाड़ा नहीं है। हम लोग जैसे रानीगंज जाते हैं। आप लोग ट्रांसपोर्टर है जी। अच्छा बोलिए। रानीगंज जाते हैं तो हम लोग को 32 रुपये कुंटल भाड़ा मिलता है जी। डीजल का दाम हो गया 83 रुपया 19 पैसा जी। तो हम लोग को पोसाता नहीं यार। हम लोग को किस्ती वाला गाड़ी है। सब कमाने खाने वाला का वो गाड़ी लिया है, सब गरीब आदमी है तो हम लोग को पोसाता नहीं। किस्ती भी देना है घर से और मैंने रानीगंज चल के तो एक पैसा बचता नहीं है। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम ये लोग 40 रुपये कुंटल भाड़ा जो भी हो भाड़ा बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि हम लोग भी बचे। हम लोग बचे और सबको बढ़िया होगा, गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट को सबको बढ़िया होगा ताकि तेल खर्चा। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं जिससे रानी। अच्छा ये सिर्फ ये जो आप लोगों ने कर रहे हैं प्रदर्शन। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार से अब मुस्लिम मतदाता भी धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और मदरसे के शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि यहां शिक्षकों का प्रदर्शन, पारा शिक्षकों का प्रदर्शन तो लगातार जारी है। शिक्षा विभाग के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और यहां की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इसी के बीच मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कुल 2,500 मदरसे के शिक्षक हैं और जो मदरसों में पढ़ाते हैं, लेकिन ये अवैतनिक तौर पर यहां पढ़ा रहे हैं। इन्हें किसी तरह का कोई वेतन नहीं मिलता है। इनकी मांग है कि इन्हें वेतन दिए जाएं और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वर्षों से, इन्हें वेतन दिए जाएं। इन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने मामला किया है। हाई कोर्ट में मामला करते हुए मदरसे के शिक्षकों ने ये शर्तें रखी हैं कि या तो इन्हें बकाया वेतन दिया जाए या फिर इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। अगर जेल में बंद कर दिया जाता है तो इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी और या फिर इन्हें मृत्यु वरण करने की इजाज़त दी जाए, इन्हें मृत्यु लेने की इजाज़त दी जाए, ये खुद को मार सकें। मारने के बाद शायद इन्हें निजात मिल जाए इन समस्याओं से, चूंकि इनके सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है, भूखे मरने का सवाल पैदा हो गया है। यही वजह है कि हाई कोर्ट में 3 तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं, 3 तरह के ऑप्शंस दिए हैं सरकार को कि ये 3 बातें मान ले सरकार। तीनों में से एक शर्त पर ये राजी हो जाएंगे। इस तरह की बातें मदरसे के शिक्षकों ने कही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दीवार लेखन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रानीगंज में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दीवार लेखन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रानीगंज के वरिष्ठ माकपा नेताओं की मौजूदगी में यहां आप देख सकते हैं कि दीवार लेखन का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही दीवार लेखन का क्रम शुरू हो गया है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि दूसरे इलाकों में भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से भी दीवार लेखन का काम शुरू हो गया है। चूंकि चुनाव के दौरान दीवारों पर जो है वार्तें लिखी जाती हैं, ये बहुत ही पुरानी परंपरा रही है और इसी परंपरा को देखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहां दीवार पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। কি আপনাদের দেয়াল লেখন শুরু করলেন, কি জন্য আজকের দিনটা বাছলেন? আজকে ছুটির দিন, তাই আমরা ভাবছিলাম যে ছুটি, অফিসের ছুটি আছে এবং আমরা যে ব্রিগেডের বিষয় নিয়ে আমরা দেয়াল লেখনগুলো করছি। এখনও নির্বাচনে আমরা নামিনি। আমরা আমাদের আগামী 28শে ফেব্রুয়ারি যে ব্রিগেড আছে সেই ব্রিগেডের সমাবেশকে সফল করার জন্যই আমরা দেয়াল লেখন করছি। কি নাম আপনার? সমীর মিত্র। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। आपके सुझाव लगातार प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्यार बनाए रखें और अपना सहयोग भी बनाए रखें और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार और आदाब।